चल चालू। सब बटालियन चालू, सब बटालियन। बुक लो, इस वाली बुक होगी ना? ये बुक दो, बुक दिन आ रहा है ना अभी। बुक दिनों लोग आज पहला लेसन होगा फिजिक्स का, है ना? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश क्या होता है पहले तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बुक देखिए, अगर बुक हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहला लेसन हम लोग लेंगे क्योंकि ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज है ना? मतलब वो दबो ही रखी है तो जरा देखिएगा, वो ऊपर अवतार के ऊपर है, नीचे वाली है ना। हाँ, यही बात। जैसे कि आप लोगों को पता है, नॉर्मल सी बात भाषा में देखिएगा, आपकी ठंडी बहुत लग रही है संदीप जी, आप जरा इसको हटाइए, इसको हटाइए। नहीं लाइक वाइक नहीं मिलेंगे तो लात वात खाने मिलेगी। चुप रहिए। देखो कहते हैं कि जैसे कि हम लोग पहले क्या रहता था, पहले हर एक लेसन को हम लोग पढ़ते थे ना। लेसन को जब तक हम पूरा पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ से कुछ सीखेंगे। तो हमारा स्टेप ये है कि हम लोग आज पहला फिजिक्स का इंटर का आपका फर्स्ट लेसन है जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ठीक है। इसको स्थिर वैद्युतिकी में भी आता है। किसमें आता है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है? जो विद्युत के बारे में ज्ञान कराता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। जो विद्युत के बारे में क्या करता है, हमें जानकारी देता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है ना। अब वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या होता है? जो धनावेश और ऋणावेश दोनों प्रदर्शित करते हैं वैद्युत आवेश कहलाते हैं, है ना। या इसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। Q बराबर क्या होता है? फार्मूला Ne क्या होता है? लिख लीजिएगा। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर Ne। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? देखो, जो वैद्युत आवेश होता है किसी चालक में प्रवाहित करते हैं, है ना। किसमें प्रवाहित करते हैं? किसी चालकों पर ही वैद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं। तो क्या कहेंगे? किसी चालक वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी चालक में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? -19। ठीक सही है। 1.6 इंटू 10 के बाद -19 कूलम होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की Q बराबर Ne होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। या तो इससे परिभाषा निकाल सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। और उसके बाद दूसरा मात्रक क्या निकाल सकते हैं? दूसरे में इधर जाएंगे हम लोग, Q बराबर IT भी सुना होगा आपने, फार्मूला होता है ना Q बराबर IT। तो इससे क्या कहेंगे? Q बराबर वैद्युत आवेश होता है, I बराबर क्या होता है? वैद्युत धारा होती है। क्या होती है? I बराबर वैद्युत धारा। और T बराबर क्या होता है? समय। T बराबर क्या होता है? समय। तो I बराबर हो गया वैद्युत धारा। तो किसी चालक में स्थित वैद्युत धारा, किसी चालक में स्थित वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं, नॉर्मल सी भाषा में। क्योंकि इसी से हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाना सीखते हैं, क्योंकि फार्मूला तैयार होता है तो डिफिनीशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और अगर डिफिनीशन चाहिए तो उसके साथ में न्यूमेरिकल भी अच्छे से तैयार हो जाता है। और उसके साथ में आपको मात्रक भी तैयार हो जाते हैं। क्या तैयार हो जाते हैं? मात्रक, यूनिट तैयार हो जाती है ना। किसी चालक में स्थित वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। या कुछ बुकें क्या लिखती हैं इसमें Q बराबर IT में? किसी चालक में स्थित वैद्युत धारा तथा उसमें लगने वाला समय क्योंकि वैद्युत धारा बह गई, फ्लो हुई, तो उसमें कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो समय लगने के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब इसका मात्रक निकालना हो तो Q बराबर IT, I बराबर क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और T बराबर क्या होता है? समय। तो एम्पियर और सेकंड आ जाएगा, एम्पियर सेकंड। मात्रक क्या निकल आएगा? एम्पियर सेकंड। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। एक नंबर का MCQ पूछता है, MCQ में आता है, वैकल्पिक में पूछता है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो एक तो तुमको कूलम याद रहता है, बट दूसरा मात्रक नहीं तैयार रहता है। तो दूसरा मात्रक क्या निकलेगा? एम्पियर सेकंड।
क्लियर हुआ? अब इसी में भैया एम्पियर प्रति सेकंड जो है ना, नहीं, प्रति जब लगता है जब बाई में हो, बटे में हो, क्यू बराबर आई अपॉन टी होता तो कह सकते थे, बट हाँ मगर ये गुणा में मल्टीप्लाई में है तो एम्पियर सेकंड बोलेंगे। क्लियर हुआ? हो गया? अब इसी में देखो स्टेप है, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है इसका। इसमें कह रहा है दैनिक जीवन में हम जिस वैद्युत ऊर्जा के उपयोग से आरामदायक जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, वैद्युत का उपयोग करके हम लोग बहुत, जैसे कि फ्रिज चला रहे हैं ना, पानी, कपड़े, कूलर, लाइट की व्यवस्था, पढ़ना लिखना, सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही कर रहे हैं कि नहीं। अब इसमें कह रहा है उसके जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। इसके जनक कौन है? एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया। इसमें आया क्या, उस मतलब जो हम लोग जीवन यापन कर पा रहे हैं इनके किसके द्वारा, किसकी, कौन से वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं? दार्शनिक थेल्स के द्वारा। थेल्स आपने पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय होती है हाई स्कूल में, थेल्स प्रमेय पढ़ी जाती है, ठीक है, जो कि आपको किस में मिलेगी? त्रिभुज पढ़ने में, ट्रायंगल पढ़ने में आपको थेल्स थ्योरम है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने देखा था कि जब अंबर एक कठोर पीला भूरा पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, और याद रखिएगा जो मैथ का निर्माण हमारे अकॉर्डिंग या आर्कमिडीज के रीजन की वजह से जो भी बताते हैं कि फिजिक्स से ही मैथ का निर्माण हुआ है, फिजिक्स के द्वारा ही, पहले फिजिक्स आई है, फिजिक्स के द्वारा ही मैथ का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब 2500 वर्ष पहले उन्होंने देखा कि जब अंबर में एक कठोर पीला भूरा पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता था, मतलब क्या, एक पीला कठोर भूरे पदार्थ को किससे रगड़ा जाता था? ऊन से रगड़ा जाता था, तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता था। जैसे आप बचपन में क्या है, ऐसे ऐसे रगड़ते थे कोई चीज को, किसको रगड़ते थे? चुंबकत्व आ जाता था अधिक से अधिक, या तो तेल ऐसे खोपड़ियों में लगाते थे आप, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करके, और एक पेज के ऐसे लेके जाते थे, तो उसमें क्या आ जाता था? चिपक जाता था, तो उसमें कण चिपकते थे, तो उसमें क्या है, मैग्नेट की क्या आ जाती थी? क्षमता आ जाती थी। तो क्षमता आ जाती थी तो क्या हो जाता था? उससे वो चिपकने लगते थे। अब आगे इसी में कह रहा है, इसमें एक लंबे अंतराल बाद सन 1600 से 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अन्य पदार्थ जैसे कांच, आभूनस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब बताओ, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, बताइए किसने बताया था कि कांच और आभूनस और गंधक, गंधक गंधक जानते हो ना, कार्बन, कार्बन को कौन बताया था इन चीजों को रगड़ने पर, पकड़ने पर, रगड़ने पर वो अपनी ओर आकर्षित करता है? किसने? गिलबर्ट ने। किसने? ये कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। सब एक एक नंबर के एमसीक्यू मिल रहे हैं। मतलब किसने बताया था कि आभूनस और गंधक और लाख या कांच को, मतलब कि क्या करने पर, रगड़े जाने पर, तो उस पर क्या होता है? चुंबकत्व तो आता है, या अपनी ओर वो आकर्षित करने लगता है। क्या होता है? किसने बताया था? गिलबर्ट ने। बुक में लिखा हुआ है जैसा कि। अब इसके बाद है, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब लोग अंबर को ग्रीक में भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसको एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, अधिक से अधिक लोगों को नहीं पता होगा, अधिक से अधिक लोगों को नहीं पता होगा कि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी यहां पर एग्जांपल में आया था अंबर, आया था कि नहीं आया था? अंबर बोला गया था, अंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अतः रगड़ से उत्पन्न होने वाले इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिसका हिंदी शब्दार्थ वैद्युतिकी अथवा विद्युत है। इस गुण को प्राप्त कर लेने के बाद पदार्थ को विद्युमय अथवा आवेशित कहा गया। मतलब कि जब एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, आकर्षित करने को क्या बोल दिया? आकर्षित। और जो नहीं कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित, है ना। उसके बाद जब कोई वस्तु वैद्युमय हो जाती थी तो कह दिया गया कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया। जब वो चीज क्या कर लेती थी? चपक जाती थी, तो चपकने पर क्या है? वो वैद्युत आवेशित हो जाती थी, है ना। या चुंबक को क्या करो, जैसे चुंबक होता है तो उसको ऐसे ऐसे आपस में ऐसे करते हो, लाते हो आपस में, एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब उसी में पहला आया है वैद्युत आवेश, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है,
जब दो भिन्न पदार्थों को क्या किया जाता है, मान लीजिए जब हाथ में भी ऐसे ऐसे गर्म करते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होता है, ये हाथ, ये वाली हथेली और ये वाली हथेली थोड़ा सा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, होती है कि नहीं होती। तो परस्पर रगड़ते हैं तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का क्या होता है, गुण उत्पन्न होता है। प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को खींचने का क्या होता है, गुण। तो ये हाथ आपस में क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को खींचने लगते हैं। या आप पेन को भी ऐसे ऐसे, ये पेन है, इनको ऐसे ऐसे रगड़ते रहिएगा। दो पेन एक ही साथ के हों तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करते हैं, या ऐसे ऐसे चिपक भी जाते हैं। आपने किया होगा बचपन में, ऐसे ऐसे करते हैं तो वे आपस में क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। होता था कि नहीं होता। अब इसी में आगे कह रहे खींचने का गुण होता है, इसी पदार्थ को विद्युमय हो जाता है, आवेशित हो जाना कहते हैं। मतलब कि एक दूसरे को जब चिपक जाते थे तो इसे क्या कहते थे, वैद्युत आवेश कहते थे। वैद्युत आवेश का वह गुण, आप परिभाषा बता रहे हैं, वैद्युत आवेश का वह गुण जिसके युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं को वैद्युत बल आरोपित करने लगती हैं। मतलब क्या है, एक दूसरे पर आकर्षित होने लगती हैं, क्या कहलाती हैं, वैद्युत आवेश कहलाती हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है, फिर से, यदि किसी चालक में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है या एम्पियर सेकेंड होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। समझ में आया। अब आता है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार समझेंगे हम लोग। इससे समझने के लिए हम निम्न प्रयोग करते हैं। एक्टिविटी आ गई है, जैसे कि एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े कपड़े से रगड़कर धागे द्वारा एक स्टैंड पर लटका देते हैं। मान लीजिए क्या कर लिया, एक कांच की छड़ को रेशम से क्या कर लिया, कपड़े से रगड़ लिया है और उसको एक स्टैंड में क्या कर दिया है, लटका दिया है। अब उसके बाद नंबर 2, इसी प्रकार आबूनस की एक छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे पर एक स्टैंड पर लटका दिया गया। आबूनस जानते हैं, आबूनस एक तरीके से एक पदार्थ होता है। मतलब जैसे कि ये छड़ है, कांच की छड़ है, तो वैसे ही उसको भी क्या कर दिया जाता है, बिल्ली की खाल से क्या कर दिया जाता था, रगड़ दिया जाता था ऐसे ऐसे करके, है ना। और रगड़ने के बाद उसको भी एक स्टैंड पर क्या कर देते थे, लटका देते थे। एक दूसरी कांच की छड़ को जब रेशम के टुकड़े से रगड़कर लटकी हुई कांच की छड़ को के पास ले जाते थे तो हम देखते थे कि लटकी हुई कांच की छड़ लाई गई जी दूर हट जाती थी। मतलब क्या है, उसके पास जैसे लाते थे वो क्या हो जाती थी, आपस में हट जाती थी और प्रतिकर्षित हो जाती। मतलब दूर हटना, प्रतिकर्षित होना, है ना। आकर्षित होना मतलब कि एक दूसरे पर चिपक रही हो। प्रतिकर्षित कब होंगी, जब वो दूर हटते जाएंगी। उसके बाद कह रहा है, इससे यह स्पष्ट होता कि कांच की छड़ लटकी हुई कांच की छड़ से एक साथ व्यवहार करती हैं। आबूनस लटकी हुई छड़ एक साथ व्यवहार पर विपरीत कर रही थी। मतलब आबूनस क्या कर रही थी, उस पर विपरीत आवेश प्रवाहित कर रही थी, है ना, प्रतिकर्षित हो रही थी। इसी के बाद आता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है, जिनमें धनावेश प्रवाहित होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें धनावेश प्रवाहित होते हैं, क्या कहलाते हैं, धनावेश। और जिसमें ऋणावेश उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणावेश। अब देखो आवेश क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन आता है, आवेश क्या है, आवेश के प्रकार बताइए और आवेशों को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, देना, मतलब बता सकते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो प्रयोग द्वारा आपको कितने प्रयोग बताए गए, एक तो बिल्ली की खाल के द्वारा, आबूनस के द्वारा, और एक बार कार्बन की छड़ को गर्म करके, मतलब कि रगड़ करके स्टैंड पर लगाने की। बताया गया कि नहीं बताया गया। तो इसका आंसर दे सकते हो ना। तो मतलब आवेश क्या है, पता है क्या होता है आवेश। हाँ बिल्कुल, क्यों बराबर क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, क्यों बराबर एन होता है। यदि किसी चालक में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, एन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और क्यू बराबर क्या होता है, वैद्युत आवेश। क्यू बराबर आई यानी फार्मूला होता है ना। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर आई टी में मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तथा दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश, है ना। और धनावेश क्या होते हैं, जिनमें धनावेश प्रवाहित होते हैं, क्या कहलाते हैं,
धनावेश कहलाते हैं, जिसमें ऋणावेश प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणावेश कहलाते हैं। अब उसके बाद और किस में बहेंगे, किसी चालक में बहेंगे। हो सकता है पूछा जा सकता है कि किस में बहेंगे, ऑटोमेटिक भाई किसी चालक में होगा तो उसी में तो बहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे आएंगे, कह रहे हैं कि समान प्रकृति पर आवेश क्या होते हैं, परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं। समान प्रकृति के आवेश पर मतलब जैसे कि परस्पर मतलब परस्पर बराबर, बराबर, हाँ बराबर पर प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जैसे लाओ आपस में चिपकने लगते हैं, वो बहुत जल्दी से खींचते हैं एक दूसरे को, समझ रहे हैं ना। जैसे कि हम हाथ रगड़ते जाते हैं तो बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही बॉडी से एक ही हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग है ना। और ये तो पता ही है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून क्या होता है, रेड होता है। इसीलिए एक चीज और बता दूं, कभी आपके ठंडी ज्यादा लगी हो, कभी भी आपके ज्यादा ठंडी लगी हो तो हमें तुरंत आग पर नहीं जाना चाहिए, हमें तुरंत उसको पानी से क्या करना चाहिए, पहले धो लेना चाहिए, समझ रहे। आपके कभी भी ज्यादा ठंडी लगी हो तो आप आग के पास ना जाके सबसे पहले आप उस व्यक्ति को क्या कर दीजिए, पानी से थोड़ा सा हाथ धुला दीजिए या पैर धुला दीजिए, समझ रहे। नहीं तो उसमें क्या होता है, जैसे आप डायरेक्ट जाओगे तो उसके हाथ में या कहीं पर वो रक्त का थक्का बन जाता है। कभी कभी देखा है ना कि आप ठंड से आओ और उसके बाद डायरेक्ट ताप लो और उसके बाद क्या हो जाता है, हाथ में वो धब्बा काला काला बन जाता है, मतलब खून क्या हो जाता है, जम जाता है, समझ रहे हैं। आगे बढ़िए। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में देखा कि समान मात्रा में एक एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर उसी प्रकार निरस्त हो जाते हैं जिस प्रकार की समान परिमाण के धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं। अतः उन्होंने दो प्रकार के आवेशों में, एक कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ने पर आवेश को बिना किसी तर्क के धन आवेश, दूसरे प्रकार के आवेश को आबूनस की छड़ से बिल्ली की खाल को रगड़ने पर ऋण आवेश दिया। मतलब अब इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता था कि किससे इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने बताया था कि ये धनावेश है, किसने बताया था ऋणावेश है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि 1750 में ये बताया था कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा था, उसको स्टैंड पर लगाया था, तो उसमें क्या हो रहे थे, धनावेश निकल रहे थे। और जब बिल्ली की खाल पर जब आबूनस को रगड़ के स्टैंड पर लगाया था, उस पर क्या हो रहा था, ऋणावेश उत्पन्न हो रहा था। तो किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, बताया गया था ना। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी मैंने पीछे कहा था, ये बताइए कि किसने कांच, आबूनस और गंधक लाख, है ना, को रगड़े जाने पर बताया था कि ये क्या है, आवेश, मतलब कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट, बिल्कुल सही, डॉक्टर क्या है, गिलबर्ट ने। नोट करते जाइएगा पॉइंट पॉइंट। डॉक्टर गिलबर्ट, हाँ, डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया था कि कांच, आबूनस और गंधक को रगड़े जाने पर यह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वैद्युतावेश का मात्रक जरूर लिख लीजिएगा, फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा। दो फार्मूले हैं, Q बराबर NE और Q बराबर IT। यह हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है ना। वैद्युतावेश प्रकार लिख लीजिएगा। बताया कि मतलब कि कांच, है ना, कांच था और क्या था, गंधक था, आबूनस था, है ना। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आगे समझिएगा, आगे बढ़े। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धनावेश, वैद्युतावेश। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू एक्सिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आवेश वाहकों की परिकल्पना, आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें पूछता है पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर
बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर, है ना। छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु अणु बनता है ना। और अणु से ही क्या बनता है, परमाणु बनता है ना। प्रत्येक परमाणु में एक बीज का भारी भाग होता है, प्रत्येक परमाणु में एक बीज का भारी भाग होता है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अंडा होता है, अंडे के बीच में क्या होता है, एक भारी भाग होता है कि नहीं, बीच में जो पीला पीला निकलता है, कहते हैं ना हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं, जिसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। अगर नाभिक पहचानना हो तो क्या करो, एक अंडे का रूप बता दो, ऊपरी वाला भाग हटा के बीच वाला कह दो, वो देखो भारी भाग जो पीला पीला दिख रहा है वो क्या है हमारा, नाभिक। नाभिक मतलब केंद्र, नाभिक मतलब क्या होता है, केंद्र। ठीक है। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। किससे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब तुमको अधिक से अधिक पूछा जाता है नाभिक कहाँ है, कह दो अंडा, अंडा लो, अंडे के बीच में देखो वो गोल गोल भरा होता पीला पीला, वो नाभिक है। क्या है हमारा, नाभिक है। अब उसके बाद जैसे भैया पूछिए नाभिक कैसे नाभिक है, तो कैसे नाभिक कैसे, सेंटर है, सेंटर को ही नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि जो भारी भाग होता है, जब किसी भी चीज का एक भारी भाग होता है, किसी भी चीज का भारी भाग होता है ना, उस जो बीच में आता हो या भारी भाग हो, वही क्या कहलाएगा हमारा, नाभिक कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। अब यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर किससे बना होता है, नाभिक किससे मिलकर बना होता है। अधिक से अधिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बताइए प्रोटॉन नाभिक से मिलकर बना होता है कि प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बना होता है। हाँ, प्रोटॉनों से नाभिक का निर्माण होता है, ना कि नाभिक का निर्माण नहीं होता है। यही तो बताना चाह रहा हूं कि मतलब कि क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नाभिक। नाभिक को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, नाभिक का। और नाभिक तैयार होता है तो क्या तैयार होता है, परमाणु होता है कि नहीं होता है। अब उसी में आगे मिलकर कह रहा है प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। क्या होता है, अब एक नंबर क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर का एमसीक्यू आता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जबकि न्यूट्रॉन पर क्या होता है, आवेशहीन होता है। क्या होता है, आवेशहीन होता है। क्या होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। किस पर, न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। याद रखिएगा, आवेश पर कोई भी आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है। अब पॉइंट मिला कि नहीं मिला, क्या मिला, लिख सकते हैं पॉइंट इसको। आवेश मतलब किन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। किस पर होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, बट किस पर नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। लिख लीजिएगा पॉइंट, बहुत अच्छा है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, आवेशहीन होता है। इसमें न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और नाभिक किससे मिलकर बना होता है, नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना होता है, नाभिक बना होता है। अब लिखो, आगे समझिएगा। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार का एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना तथा उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत यदि किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। स्पष्ट है कि वस्तु का ऋणावेशित होना तथा उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित होता है। किसी वस्तु के वैद्युतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन की उत्तरदायी है, ना कि प्रोटॉन। घटता द्वारा आवेशन का स्पष्टीकरण है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। किससे, क्या होता है, जब किसी कांच की छड़ को हमने रगड़ा तो उससे कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पर चले जाते हैं, रेशम पर क्या हो जाते हैं, रेशम के साथ चिपक जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, कांच की कमी
की कमी महसूस होती है, ठीक है, जिसके कारण धनावेश की अधिकता क्या हो जाती है, उसमें धनावेशों की अधिकता हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तथा रेशम का ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। अतः कांच की छड़ धनावेशी तथा ऋण आवेश हो जाती हैं। जब आबुनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब आबुनस की छड़ को किससे, बिल्ली की आप बताओ, बिल्ली को आबुनस से रगड़ते हैं कि आबुनस को बिल्ली से? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं ना कि बिल्ली से रगड़ते हैं? हम बिल्ली कहाँ रख रहे हो, मर जिंदा है। ठीक है। बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं ना, न कि यहाँ से जाओ आबुनस लो बढ़िया से, बिल्ली को रगड़ दो उसी में जाके, कह दो ये उसमें मैंने तो बुक में पढ़ा था कि भैया ने पढ़ाया था कि बिल्ली को रगड़ना है। अरे बिल्ली को नहीं रगड़ना है, बिल्ली की खाल को रगड़ना है। आप उसको रगड़ो और आप उसको रखो, बिल्ली को रगड़ो। ठीक है, तो चलिए अच्छा है। तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन आबुनस में आ जाते हैं, अतः आबुनस की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है तथा खाल इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अब इसी में कहा गया है, आगे है वैद्युत आवेश तथा मात्रक। वैद्युत आवेश के कितने मात्रक मैंने बताए? एक बताया। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या क्या होता है? कूलाम और एम्पियर सेकेंड। मात्र फार्मूला बताएंगे उसका? क्यू बराबर और दूसरा क्यू बराबर प्लस माइनस यानी। हाँ, तो अब इसमें मैं पूछ लूं क्यू बराबर यानी क्यू बराबर क्या होता है? वैद्युत आवेश। एन बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि नंबर है, नंबर में संख्या होता है। और ई बराबर क्या होता है? और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? गुड, बहुत अच्छा। चलिए, वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या होता है? वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब इसमें वैद्युत आवेश का संरक्षण आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। वैद्युत आवेश, जैसे आवेश है, किसी व्यक्ति के आवेश को खत्म किया जा सकता है, बताइए? मार सकते हो उसको, गोली मार दे सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं, मगर उसके अंदर की कैपेसिटी, उसके अंदर की ऊर्जा नहीं छीन सकते हैं। छीन सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही उसमें परिभाषा होती है वैद्युत, मतलब कि वैद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है? वैद्युत आवेश को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वैद्युत आवेश का संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मगर भैया क्षमता तो उत्पन्न हुई ना, क्षमता उत्पन्न हुई नहीं। वैद्युत आवेश क्या होता है कि जैसे क्षमता, क्या वैद्युत आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि मैं हूं, है ना, खाना खाया, तो खाना खाने पर जितना खाना खाया उतनी एनर्जी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, उससे कुछ कम रहेगी, क्योंकि जितनी चीजें खाते हैं उसी के जिसके जितने विटामिन होंगे वो उतना ही तो प्रदर्शित करेगा, जितनी वस्तु दे रही होगी। अब उससे ज्यादा थोड़ी निकल आएगी कि हम 5 किलो खाना खाएंगे तो 5 किलो निकलेगी। अब वहां तेल, गाड़ी में तेल डालेंगे एक कितने 100 रुपए का, इतने समय वैसे भी मोदी सरकार है, 100 किलो में मान लो 100 रुपए का तेल जा रहा है, तो 100 रुपए का तेल में क्या है, मान लो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रही है। अब ये थोड़ी कि ये दूसरे वाले पेट्रोल पंप पर अच्छा तेल मिलता है तो वहां पर एक बढ़िया 120 का डाल रहा है, मगर उसके कितने 100 किलोमीटर गाड़ी जा रही है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जितना एवरेज देती होगी गाड़ी उतना ही देगी, गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी के अकॉर्डिंग होगी, है ना। कुछ अच्छी हल्की गाड़ियां होती है तो उसी अकॉर्डिंग देंगी, जो भारी गाड़ियां होती है उसी के अकॉर्डिंग देती है। चलिए आगे। जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो वस्तुओं पर एक साथ विपरीत वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मापने पर यह देखा जाता है कि वैद्युत आवेश की मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो जितना वैद्युत आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है ठीक उतना ही वैद्युत आवेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार आबुनस की छड़ से को बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर ऋण आवेश आबुनस की छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही वैद्युत आवेश बिल्ली की खाल पर उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार वैद्युत आवेश की कुल मात्रा क्या हो जाती है? वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि धनावेश इधर मिला, ऋण आवेश मिला, तो प्लस माइनस क्या हो गया? पूरा माइनस हो गया, काम खत्म। अब मान लीजिए हमारी ताकत थी, तुम्हारी ताकत थी, अब हम बराबर है, मैं प्लस हूँ वो माइनस है, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। तो मान लीजिए खोपड़ी में जैसे नहीं, आप कोई बोझा रख लीजिए और उसके बाद चलते आइए तो उसका पूरा बल कितना निकलता है? कोई कार्य निकालिए तो 0 निकलता है उसका। जैसे मैं यहाँ से बोझ लेके आया तो मेरी बॉडी ने कुछ नहीं किया,
वो तो ऊपर ही रखा था, जैसे रखा था वैसे ही। उसके बाद उसमें तो क्या हो गया, पूरा 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 बल जो आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है कि नहीं। आगे आते हैं। अब देखो इसी पर कहा गया क्वेश्चन है, देखो अब इसी में एक न्यूमेरिकल है, जरा लिखिएगा। धीरे धीरे बोलिए। हाँ, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। रेशम की छड़ से, हाँ, दोनों पर आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है। हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिएगा, मतलब रेशम से रगड़ा, उसके बाद इसका क्या निकालना है, वैद्युत आवेश निकालना है। तो आपको फार्मूला तैयार है, तो उसके वैद्युत आवेश की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है, तो वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिएगा। हाँ, क्या क्या दिया गया है, अब देखो हमने क्या सीखा, Q बराबर N सीखा था, फार्मूला सीखा था ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, N बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T बराबर क्या होता है, समय। तो मतलब क्या दिया गया है ना, Q बराबर N रखा था, तो Q बराबर N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और E बराबर इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और N बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है, 4, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं हमारे पास, होते ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों का मल्टी कर लेंगे, 16 चौको 64, मतलब क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻19, है ना। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या आएगा, कूलाम आएगा। क्या आएगा, अगर हम कूलाम ना लिख के एम्पियर सेकंड लिख दें, कोई दिक्कत, हाँ, क्यों, क्योंकि Q बराबर IT से निकालते तो आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वो एम्पियर सेकंड नहीं रख सकते, मगर Q बराबर IT जब रखेंगे तब आप एम्पियर सेकंड लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है भैया, कूलाम की हाँ, कूलाम यूनिट निकलेगी कूलाम। N बराबर देखो क्या दिया गया है, सभी लोग देखिएगा, N बराबर कितना दिया गया है, 4 हाँ ठीक है, गुड, हो गया। Q बराबर NE, N की वैल्यू 4 दी गई थी और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जानते ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, अगला है एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, हाँ कूलाम, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया, तो नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर 2,
क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी हो सकता है? संहति का स्थानांतरण भी हो सकता है। क्या ऊन में पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? कई बार बोर्ड पेपर में आया है। संहति का स्थानांतरण भी होता है। समझिए। तो देखो पहले पहचानिएगा, नॉर्मल से तरीके से पहचानिएगा। ऊन से रगड़े जाने पर, क्या कह रहा है लैंग्वेज में? ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम बोल रहा है तो मतलब क्या दिया गया है? क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो क्यों दे दिया इस बार? दे दिया है कि नहीं दे दिया है ना? तो इस बार आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? आपको पता होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या निकालना है हमें? n। क्या निकालना है? n। तो लिखिए, निकालिए जरा। क्यों बराबर n से निकालेंगे ना? निकालिएगा। भैया क्यों तो दिया हुआ। हाँ, क्यों दिया गया है? तो क्यों अपॉन ई इक्वल n हो जाएगा। है ना? मतलब n निकाल ई निकालना। हाँ, सभी की वैल्यू सभी की जगह रखो। हाँ, इंटू इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻। ये इंटू में तो नीचे जगह डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट जाएगा ना। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 35 कितना आ जाएगा? 60 आया ना? सही जा रहा है। ठीक है, सही जा रहा है। देखो क्यू इक्वल क्या होता है? एनी। तो इस बार क्यू दे दिया है हमारा, कितना दिया गया? 3 इंटू 10⁻⁻7 है ना? एन वैसे रहेगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इंटू में नीचे आएगा और 10⁻⁷ था, तुमने 10⁻⁻19 लिखा बेटा। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखो ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 8। 15 इंटू 10⁻⁷, ये प्लस माइनस का है तो ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? 10⁻⁻19 माइनस का है तो ऊपर जाएगा प्लस का। तो अब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 12/8 इक्वल है 8 से डिवाइड करेंगे। बहुत बड़ा गलत कर दिया। 1.8 नीचे आओ कि हम ऊपर। और इसका कोई भी मात्रक मत लिखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अधिक से अधिक गलतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी मात्रक लोग लिख के आते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, कोई भी संख्या का मात्रक नहीं होता है। कितना आएगा भाई? 1.87 मान लो, है ना? इंटू 10 को कितना आ जाएगा? 12 आया कि नहीं आया? आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा दीजिए, पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। नहीं भैया, ये जैसे पूरा किया है लोग 0 बढ़ा दीजिए। अब 2 से काटिए। ठीक, 2 से काटो। ठीक, हाँ सही है। हाँ श्योर। हाँ 8 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। अब दूसरा भी नंबर निकालना था कि नहीं? इसका निकालना था ना? क्या कह रहा था? कह रहा था कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है, ये बोल रहा है ना? तो स्थानांतरण के लिए हमेशा याद रखिएगा n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्या रखते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n तो हमें कितना दिया गया है? 1 कितना निकला है n अभी?
1.8 इंटू 10 की पावर 12। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाला है, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। क्या होता है, याद रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितना होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। बट अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाए तो क्या बोल दोगे, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 9 अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टी कर सकते हैं। तो 1 दशमलव क्या आ जाएगा, 7.1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 आ गया। ठीक है, लिखिए। अब आगे आते हैं कूलाम के नियम में। किसमें आते हैं, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के लिए 101% लगभग क्लियर रहते हैं। इसके बाद आता है कूलाम का नियम। क्या आता है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम होता क्या है, देखो हम जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमें नॉर्मल से परिभाषा में हमने बताया था आवेश कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ए प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ए प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हैं, यदि किसी चालक में स्थित भौतिक अवस्थाएं, इसमें क्या होती है भौतिक अवस्थाएं, जो से ओम के नियम में बोल दिया सकते हैं, तो वैसे ही है इसमें भी थोड़ा सा कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, क्योंकि कूलाम का नियम है तो बोल सकते हैं कूलाम के नियम के अनुसार या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। आवेश कितने हैं, 2, और R बराबर क्या बोलते हैं, दूरी। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लिखते जाइएगा। Q1 इंटू या प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 है तो आवेश ही है ना, कितने आवेश हैं, 2, और R बराबर क्या बोलते हैं, दूरी, और F बराबर क्या बोलते हैं, बल। तो क्या बोलेंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल, दो बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल बोल सकते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग, क्योंकि R स्क्वायर है नीचे, दूरी के वर्ग के अनुपात के बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया कुछ, दो बिंदु आवेशों के Q1 इंटू Q2, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, दो बिंदु आवेशों के क्या गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बल अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है, क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के अनुपात के बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, कूलाम का नियम कहलाता है। फिर से, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के अनुपात के बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, कूलाम का नियम कहलाता है। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि हमें फार्मूला भी तैयार हो जाएगा और इससे हमारी परिभाषा भी तैयार हो जा रही है। दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। भाई जैसे कूलाम का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। हाँ बिल्कुल सही, दो बिंदु आवेशों के मध्य, बात तो ही है तो दो स्थिर आवेशी तो है तो स्थिर ही, लगाया तो दो ही ना, केवल एक वो आवेश लगाना गलत हो जाएगा, केवल दूरी कह देना गलत हो जाएगा, दूरी के वर्ग होगा, क्योंकि R स्क्वायर है, F प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। तो दूसरी बार आप फिर नीचे क्या लिखते हैं, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। बोलते हैं कि नहीं, 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, वो तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बता रहे हैं आप, 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, हाँ 9 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 9 होता है, -9 नहीं होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, -12। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, दोनों नियम लिख लीजिए जल्दी से। हम हाँ तो अभी पहले पढ़ लीजिएगा, इसको पहले देख लेते हैं। सन 1785 ईस्वी में कूलाम का नियम कब आया था, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, फ्रांसीसी के। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, कूलाम एक नाम है, क्या है, नाम, और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के। और कब आया ये रूल, 1785 ईस्वी में।
प्रयोग द्वारा आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम बताया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये कितने में आया था, किस सन में आया था, 1785 ईस्वी में। इन्होंने अपने नाम पर ही कूलाम का नियम दिया था, अपने नाम पर ही दिया था, ठीक है, कूलाम का नियम। और उसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों लगाया, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बटे था, ये प्रपोजनल Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर है ना। ये भी बोल सकते हैं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के, है ना, अनुपात के बल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं लगाना है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि R स्क्वायर होता है ना 1/r स्क्वायर। तो इसी का क्या लगाएंगे हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती लगाएंगे। क्या लगाएंगे, और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ और उसके बाद एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना। होता है कि नहीं होता है, लिख लीजिए वैल्यू, कूलम का नियम लिख डालिए जल्दी से। भैया मैं इसे लिखा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। ये केवल रूल कब आया था, 1785 ईस्वी में, है ना। कूलाम ने कब दिया था, 1785 ईस्वी में। और उसके बाद रहने वाले फ्रांस के थे, हाँ। और इन्होंने अपना रूल अपने नाम पर ही दिया था, है ना, नाम पर। हाँ। इसके बाद आता है इसका 1/4πε0 वैल्यू लिख गई, हाँ फार्मूला लिख दिया, फार्मूला है ना। फार्मूला क्या हो जाता है पता है ना, 1/4πε0 × Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। पहले हाँ। क्या लिखा जी, और इसका मतलब न्यूटन निकल आएगा, F बराबर लिखा जी का। हाँ, F इक्वल। अब पहले तो F प्रपोजनल डालिए, F प्रपोजनल Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4 यस, नहीं, प्रपोजनल Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। इसी से डिफिनेशन निकाली है आपने, R स्क्वायर। और उसके बाद आगे लिखेंगे अगले स्टेप में, नीचे से F बराबर 1/4πε0 × Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। तभी तो बना है। यदि किसी चालक की यदि किसी दो बिंदु आवेशों, कूलाम के नियम अच्छा बता रहे हैं, तो कूलाम के नियम पर क्या बोलेंगे कि दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, है ना, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के अनुपात के बल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम का नियम कहलाता है। तो शुरुआत यहां से भी कर सकते हो, या इस नियम के अनुसार या कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार बोल सकते हैं या इस नियम के अनुसार। तो क्या बोलेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, दो बिंदु आवेशों के क्या हो जाएगा, गुणनफल तथा दूरी के वर्ग के अनुपात के बल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलाम का नियम कहलाता है। इन्होंने कूलाम का नियम अपने नाम पर ही दिया था, या 1785 ईस्वी में कहां पर आया था, साइंस में आया था। और यह कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो F बराबर आगे लिख दोगे, F प्रपोजनल Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर क्या लिख दोगे, 1/4πε0 अपॉन Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। और उसके बाद 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ 9 न्यूटन स्क्वायर प्रति। नहीं, उसके लिए नहीं, 1/4πε0 की कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। 1/4πε0 के लिए कोई भी फार्मूला वो नहीं होता है, 9 × 10⁻9 ही होता है, बस उसका कोई मतलब नहीं होता। और उसके बाद एप्सिलॉन 0 के लिए यूनिट होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर लिख लीजिएगा। भैया हम लिखे हैं ना, वो माने कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, अवतार में लिखे हैं 9 × 10⁻9 का न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम मीटर। हाँ, ऐसे दिए
वो उसके एप्सिलॉन जीरो को वैल्यू के लिए दिया गया है मात्रक। कूलाम स्क्वायर प्रति हाँ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका इसकी विमा लिख लीजिएगा, इसकी विमा हमको याद m इनवर्स l माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, m इनवर्स l माइनस 3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर होता है। एम इनवर्स एल माइनस 3 टी 4 ए 2 होती है। हाँ, ए स्क्वायर। हम तो ऐसे याद है ए 2 होती है बस। अब डालिएगा। इसके बाद आता है परावैद्युतांक। क्या आता है इसका? परावैद्युतांक, क्योंकि 1/एप्सिलॉन 0 के लिखते हो, है ना, लिखते हो कि नहीं? परावैद्युतांक क्या होता है? के बराबर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 लिख लीजिए। के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। के इक्वल एप्सिलॉन, हाँ, एप्सिलॉन केवल ई बना दीजिए, हाँ, ई की तरह, हाँ, और अपॉन एप्सिलॉन 0 नॉट, अपॉन अपॉन अपॉन, हाँ, के इक्वल एप्सिलॉन 0 नॉट। हाँ, नॉट कैसे लिखा जाए? एप्सिलॉन 0 वही है, नॉट ही है। पहले ऊपर एप्सिलॉन बनाए, नीचे एप्सिलॉन 0 बनाए। हाँ, भैया वहाँ के बराबर सी अपॉन सी 0 लिखा है। हाँ, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई इससे लिखता है, कोई इससे लिखता है। और सी कांस्टेंट से कांस्टेंट ही है दोनों, तो जो भी लिख सकते हैं। समझा? हाँ, ई बराबर लिख लीजिएगा माध्यम की वैद्युशीलता। ई बराबर, हाँ, ई इक्वल माध्यम की, वो स्मॉल ई बनाइएगा, हाँ, माध्यम की वैद्युशीलता, और एप्सिलॉन 0 लिख लीजिएगा निर्वात की वैद्युशीलता, माध्यम की तीव्रता। और निर्वात की वैद्युशीलता। निर्वात की वैद्युशीलता। तो क्या कहेंगे? किसी माध्यम में स्थित, है ना, किसी माध्यम में स्थित तथा माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। क्या बोलेंगे? माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक इसका मात्रक नहीं होता कोई। भैया ऐसे कहे किसी चालक में। हाँ, चालक में भी हो सकता है, मगर ये जान दो हमेशा माध्यम में बहता है, याद रखिएगा, चालक में नहीं बहेगा। माध्यम में। चालक भी गड़बड़ा है। हाँ, चालक में नहीं। हाँ, ये माध्यम मतलब में किसी माध्यम में, हाँ, किसी माध्यम में निर्वात वैद्युशीलता, किसकी वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक। निर्वात मतलब वायु में। हाँ, निर्वात मतलब वायु। इसका सदिश रूप लिख लो। इसका सदिश रूप F डायरेक्शन 12 इक्वल माइनस F21 डायरेक्शन। ये डायरेक्शन F वेक्टर ऊपर लगा लीजिए। F वेक्टर 12, हाँ, F12 हिंदी में बोलो भाई। F12, हाँ, 12 इक्वल माइनस F22। लिखो यार। माइनस है F21 कितने का है? 21 21 का कहा दिया तो हमको पता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़। के कहाँ जा रही देखो भाई, ये इधर ही 22 है 21 है 22 है 21 होगा। अरे बैठ, ये कहाँ जा रहे हैं आप? मत चलिए। हाँ, वैसे ऐसे लिखते हैं। अरे भैया वो 22 था 21 F12 वेक्टर इक्वल माइनस ये वाला F21 देखो इक्वल माइनस 21। अगला 9वां टॉपिक है आवेशों के अध्यारोपण का
सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का क्या सिद्धांत। सिद्धांत आता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? यदि किसी निकाय में आवेश हो, यदि किसी निकाय में क्या हो आवेश हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के वेक्टर योग के क्या होता है बराबर होता है। मतलब क्या होता है सभी का योग कितने, जैसे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 वेक्टर प्लस Q2 वेक्टर प्लस Q3 वेक्टर प्लस Q3 वेक्टर प्लस Q4 वेक्टर प्लस Q5 वेक्टर, सभी आवेशों का मतलब बाहुल्य आवेशों का, सभी बाहुल्य आवेशों के वेक्टरों का योग, मतलब सभी बाहुल्य आवेशों के वेक्टरों का योग क्या होता है बराबर होता है। यही क्या कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेशों के योग का, वैद्युत आवेशों के योग के वेक्टरों का योग, वेक्टरों का योग है ना, ब्रैकेट में डालेंगे, वेक्टरों के योग के क्या कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये कम आता है। जॉन भाई आवाज बताओ। कूलॉम के नियम का महत्व। इसके बाद है न्यूमेरिकल है इसके। अबे यार तुम पानी ले चलिए आओ, न्यूमेरिकल लिखिए, बनाए जाकर करिए। न्यूमेरिकल लिखिए, एनसीईआरटी की है। y में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर रखें, y में एक दूसरे से, y में एक दूसरे से, एक दूसरे से 101% बोर्ड पेपर में आते हैं जितने पॉइंट पर चर्चाएं हो रही हैं। 30 सेंटीमीटर दूर रखें। हाँ, दूर रखें, दूर रखें दो छोटे आवेशित गोले पर, गोलों पर क्रमशः, दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम, 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। हाँ, क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है। पहला 2 × 10⁻⁷ कूलम, हाँ भैया सेकंड है 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। ये नहीं दिखा। उनके बीच कितना बल होता है, उनके बीच कितना बल होता है। अब दो आवेश दिए गए, दो आवेशों के लिए कौन सा फार्मूला होता है भाई वही कूलाम का नियम। कौन सा होता है कूलाम का नियम। जब भी दो आवेश दिए जाएंगे तो किसका फार्मूला लगाएंगे आप कूलाम का नियम। क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2 बटे r²। अब देखो वही फार्मूला काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखिए जल्दी से निकालिए। Q1 देखिए 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे है ना। 30 सेंटीमीटर मतलब क्या दिया गया दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस है ना। तो r से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं 10⁻⁻2 हो ना। हाँ, तो r इक्वल क्या हो जाएगा 30 × 10⁻², क्योंकि एक सेंटीमीटर वाला क्या होता है 10⁻² होता है कि नहीं होता है ना। 1 मीटर बराबर आ जाएगा है ना। तो r की वैल्यू कितनी निकली 10⁻²। क्या निकली r की वैल्यू क्या निकली 10⁻²। और उसके बाद फार्मूला क्या होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q1 × Q2 बटे क्या होता है r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी दी गई है होती है 9 × 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है भाई साहब 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 × 10⁻⁷ और r की वैल्यू कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर लेंगे 30 × 10⁻²। तो 30 × क्या हो जाएगा 10⁻², 3 × 10 30 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 10, तो 9 × क्या हो जाएगा 10⁹ × 10⁻⁻14, 10 की पावर प्लस का 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 9 × 10⁻11 × 10⁻14 अपन क्या आ जाएगा 5। तो 9 × क्या आ जाएगा 10⁻3 और बाई 5, 9 से डिवाइड करेंगे 5 बन क्या आ जाएगा 5 4 पॉइंट लगाएंगे 5 8 कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻³ दो बार होगा ना भैया और स्क्वायर है। ठीक है सही है 4 जाएगा ऊपर। ठीक
तो भैया into 30 1540 आ रहा ऊपर। हाँ लगभग ऐसे ही आएगा। 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ। 10⁻⁻2 और एक बार ये और चला जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -1 है ना, और 5 3 कितना हो जाएगा 15 150, तो कितना आ जाएगा 9/1500, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, कितना आया आपका? ठीक है भैया हमारा कुछ ड्यूटी का हाँ कितना है 6 इंटू 10 की पावर -3, सही तो है। 6 इंटू कितना आ रहा है 10 की पावर -3 न्यूटन। आया भैया पहले 154 ऊपर आ रहा है नहीं हाँ हाँ और नीचे 900 आ रहा। हाँ आप काटिए उसको। हाँ ठीक है परफेक्ट बराबर 154 कैलकुलेशन डायरेक्ट 900 का भाग देना। हाँ कितना हुआ भैया आपका 6 into 10 की पावर -3 6 इंटू 10 की पावर -3 -3 दो दूनी 4 है नीचे ऊपर चाहिए और भैया ऊपर 14 माने ऊपर प्लस के 4 के ऊपर 9 में 4 जोड़ो 13 हो गए 14 में कटे माइनस का 2 नहीं बचा। अरे इसको तो भी है जो नीचे कितना है आपका, नीचे कितना आया दो दूनी 4 है नहीं मतलब जीरो कितने लगे नीचे नीचे हमारे 0 2 9 2 है हाँ। तो इसको 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ तो उसको ऊपर जाएगा तो मजाक 54 हो गई सीधा सीधा भैया हाँ। तो आएगा 6 और 10 की पावर -3 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, हो गया। आराम से आएगा। आपका 900 था ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, ठीक है सही चल रहे हैं आप। इनको 10 -2 हाँ माइनस का 9 से काट दीजिए 9 6 जा 54 9 54 भैया न्यूटन। माइनस और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मास हाँ बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है हाँ तो भैया वो ठीक है आपके हम्म। तो -7 जो -7 है वो प्लस के 14 हो जाएंगे हम्म। तो माइनस है तो लगेगा हाँ, प्लस तो माइनस लगेगा लगेगा। हाँ, तो जो नीचे वाले 4 हैं ऊपर जाएंगे वो प्लस के हो जाएंगे माइनस के जो नीचे प्लस माइनस के अगर नीचे है हाँ, ऊपर तो ऊपर जाएगा। जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 4 13 हो गए है ना भैया तो अगर हम मतलब 14 माने 13 का माइनस का 1 बचा माइनस का 1 बच रहा है हाँ। और अभी नीचे 900 था कि नहीं था हाँ, आपके हाँ। पास? तो 9 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको? हाँ वो अच्छा हाँ भैया नीचे माइनस ऊपर प्लस का आ जाएगा, प्लस- तो ऊपर माइनस का हो जाएगा। माइनस होगा। आगे लिखिए सेम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के आवेश के माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर आवेश किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन 0.2 न्यूटन बल लगता है। न्यूटन मतलब है बल एफ हो गया यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो, 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो आवेश हो तो आर का मान क्या था नंबर 1 दोनों गोलों के आवेश बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान नंबर 2 दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, कितना बल लगता है। तो इस बार आपको एफ नहीं निकालना है, निकालना क्या है पहले पहचाना आपने, दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी मतलब क्या निकालना है इस बार
आर निकालना है। क्या निकालना है आपको? 0.4 माइक्रो कूलाम दिया गया है, तो कूलाम दिया गया है तो मतलब क्या दिया गया आपको? क्यों दिया गया? क्या दिया गया? क्यों। और माइक्रो कूलाम है तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है? 10⁻�6। क्या होता है? 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻�6 होता है कि नहीं होता है? और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻10। 1 नैनो इक्वल क्या होता है? 10⁻9। ठीक है, 10⁻9 होता है। 1 नैनो बराबर क्या होता है? 10⁻9 होता है। ठीक है, तो Q1 इक्वल क्या हो जाएगा? 0.4 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा? 0.4 माइक्रोकूलम। तो क्या दिया गया है? न्यूटन है। हाँ, वो F दिया गया है, बल नॉर्मल सी बात है, 0.4 माइक्रोकूलम। तो 0.4 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं Q1? और उसके बाद बल कितना दिया गया है? 0.2 न्यूटन। तो अब F बराबर क्या होता है फार्मूला आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। मतलब F कितना दिया हो गया? 0.2, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। और Q1 इंटू Q2 कितना दिया गया टोटल? 0.4 इंटू 10⁻6। और R स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये इंटू में इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इंटू में तो इधर जाएगा डिवाइड में, ऐसे लिख सकते हैं। और अपॉन क्या जाएगा? 0.2। पॉइंट आएंगे, ये भी पॉइंट 2 से 4 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 9 2 18 और 10 की पावर क्या आ जाएगा? 9 में 6 से आएगा 2 आएगा। आर स्क्वायर इक्वल, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? √1800। क्या आ जाएगा? 1800 लिख सकते हैं स्क्वायर को, है ना? तो इसको 1800 को आर आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, जितना भी है इसको निकाल सकते हैं रूट। ये कितना? एक 14.14। हाँ ठीक है, आ जाएगा। मतलब 14.4 मतलब आर स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा तो 12 आ जाएगा 12 हाँ, वो तो 12 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट निकालेंगे ना उसका। हाँ। हाँ, होल स्क्वायर है भाई, स्क्वायर छोटू क्यों मामा? क्योंकि दो आवेशित गोले हैं, 0.8 भी है, 0.8 इनको भी कर लो। 14 इंटू हाँ। 10 की पावर यहाँ था ना? जो भैया दोनों आवेश -3 दिए है, हैं। भैया जो -3 है वो ऐसे हाँ। ही आ रहा, -3 है, देख लियो। हाँ सही है। तो 12 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है। 140 हो जाएगा, अंडर रूट 140 का जाएगा 12 बस। हमारी तरह तो डायरेक्ट ना लिखा करो, ठीक है? तो 3 माइक्रोकूलम है ना, तो ये CO4 मतलब 4 माइक्रोकूलम ऐसे बना, माइक्रोकूलम में क्या नहीं चाहिए? 0.4 इंटू 10 की पावर -6 लगे, ठीक है? तो 0.8 माइक्रोकूलम को बदले हो तो 0.8 इंटू 10 हो गया। अब इसी तरीके की इसके न्यूमेरिकल हैं, 4-5 हैं जो आप लोग बैठ के कर सकते हैं, है ना? मतलब जो नहीं आएंगे आप पूछते जाएंगे। बता रहा है ना, 0 मतलब F है, ये F है, बल लग रहा है ना F। अब चलिए, अच्छा है, आइए वैधु क्षेत्र या वैधु बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके बाद मार। ठीक है? अब देखिएगा, एक मिनट, बस ये तो बता दो कितना है? 24 इंटू 10 का है तो 12 आ जाएगा इसका। 140 का वर्गमूल क्या होता है? 12 का। हो गया? आया? नहीं होता। जानते हो 0.2 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ठीक है? क्यू को करना है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8 तो 0.8 इंटू 10 की पावर -, ठीक है? आर निकाला तो तुमका पहले। अब ये दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे गोले से पहले गोले का बल निकाले कि मान निकाले, है ना? तो ये आर क्या बोलते थे भाई? Q1 को डिवाइड 140 आ तो रहा है पूरा। R को लीजिए वो और 140 का वर्गमूल क्या निकालेंगे जब आर की स्क्वायर का ये जोड़ के 10 की पावर 12 एक काट दे 0.2 आ गया,
4 काट दो भैया, 0 नहीं है। ये 8 कहाँ है दादा? यहाँ 8 नीचे लिखा 18 8 140। नहीं बनाएगा। हाँ ये जगह पर 0 हट जाएगा तो 10 की पावर 2 कट जाएगा पूरा। हाँ 140 बचेगा, 140 का मूल्य निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 10 के पावर है 2 ही कहानी पड़ जाएगी। 10 की पावर पॉइंट है 10 आ जाएगा यहाँ। तो 10 के पॉइंट 1 हटाएंगे इसका और एक इसके साथ में था ना पॉइंट 0.8 ये, तो 8 वाला पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 ये पड़ जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर से 10 कट जाएगा। यार बराबर अंडर रूट करो तो 12। अब ये दूसरे में क्या करे? कौन सा? हाँ ये दूसरे माने दूसरे गोले से पहले गोले का बल निकालेंगे। हाँ तो इसी का 0.2 न्यूटन लग तो रहा है, बस वो तो है ही है। और क्या 0.2 न्यूटन बल कितना लग रहा है? ऊपर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है 0.2 न्यूटन का। क्यों? पहले गोले पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है? बल लग रहा है तो बल मतलब 0.2 न्यूटन ही तो दिया गया है। क्यों छोटू? अब इसके बाद क्या है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? मतलब कि कहां से जहां चुंबक रख दिया जाए, जहां पर चुंबक ऐसे करके मैं सपोज दैट रख दूं, ऐसे करके मैंने चुंबक रख दिया और चुंबक जहां से लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? या वैद्युत क्षेत्र वो होता है जहां पर जैसे कि ऐसे रख दिया, वैद्युत को रख दिया और वहीं से किसी भी चीज को अपनी ओर क्या करने लगे, वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र, है ना। ऐसे ही होता है चुंबकीय क्षेत्र आता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक रख दिया तो चुंबक जहां से लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसी में आता है सबसे ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाओं के गुण आता है। भैया वैद्युत क्षेत्र बताओ। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र वो होता है जहां पर जैसे कि हमने इस जगह रखा, वैद्युत को रख दिया और वहीं से वो क्या करने लगा, वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगा। मतलब अपनी वस्तुओं को क्या करने लगा, आकर्षित, जहां पर उसको रखा और वस्तुओं को क्या करने लगा, वो आकर्षित और चारों ओर से रखो का हुआ। मतलब कि यहाँ पर चुंबक रख दिया, जैसे चुंबक रखा तो चुंबक जैसे कि यहाँ लोहे की वस्तुएं रखी गई है तो वो अपनी ओर सभी वस्तुओं को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो जहां से एकत्रित कर ले रहा है, मान लीजिए यहाँ चुंबक रख दिया, अब आपके चारों ओर अगर चुंबक के पास में कोई लोहे की ऐसी वस्तु जो उसको सुटेबल है, जो जिस चीज को इसके गुण होते हैं कि वो लोहे की बनी वस्तुओं को ही अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, तो वो लोहे की ही करेगा। अब कपड़े को तो नहीं करेगा ना वो, है ना, या प्लास्टिक को तो नहीं कर सकता है, क्योंकि लोहा क्या है, लोहा हमेशा क्या करता है, लोहे को चुंबक क्या करता है, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चलो भैया बस करो, चलो। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, या वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, क्या करती हैं, कभी नहीं काटती हैं, या वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। और ये क्या होती हैं, असंख्य होती हैं, मतलब क्या होती है, निष्कोण होती हैं, वक्र रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की अगर परिभाषा आ जाए तो क्या लिखोगे, वैद्युत बल रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। याद रखिएगा, ये रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा है। हाँ,
ये रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, बल तो ऑटोमेटिक, ये धन आवेश से किधर से चलती हैं, धन आवेश से चलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, ये गुण हो जाएंगे और परिभाषा भी इन्हीं से बन जाएगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा कैसी चलती हैं, सीधी चलती है, सीधी चलती है ना, और कैसी होती हैं, निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। और तीसरा क्या, चौथा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। समझ आ गया, आ जाएगा वैद्युत बल रेखाएं, आ जाएगा, तैयार हुआ। क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। और यह एक क्या होती है, निष्कोण होती है, निष्कोण वक्र रेखाएं होती है, क्योंकि वक्राकार में आती हैं। ठीक है, और यह उसके बाद इनके गुण में भी लिख सकते हो, वैद्युत बल रेखाएं धन वे आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। नंबर 2 क्या हो जाएगी, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक धनावेश बह रहा है तो उधर ऋण आवेश काम करने क्या आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत आवेश की तीव्रता क्या होती है। अब E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। F बराबर क्या होता है, E बराबर F/Q0। लिख लीजिए, फार्मूला लिखिए जल्दी से। आज मुझसे बना दो भैया, ये मुझसे बना दो पेन से, सुबेरे उठ जाए चले जाएंगे देखा जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता। अब E बराबर क्या होता है, F/Q0 बराबर E/Q0 है ना। तो E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो F का पहले तो मात्रक निकाल लेते हैं। F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो सोचिए क्या बात है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। निकालिए, F बराबर उसी का मात्रक निकालिए, क्या हो जाएगा, E बराबर आपने लिखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाली आपने हेडिंग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q मतलब Q0। F बराबर इसका बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकला, न्यूटन प्रति कूलम, या और वोल्ट भी होता है, क्या होता है, वोल्ट। और F बराबर क्या जानते हो आप, क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है, और Q0 मतलब क्या होता है, निष्पत्ति का आवेश क्या होता है, निष्पत्ति का। और E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की। F बराबर भैया बल लिख लेना। हाँ, तो क्या कहेंगे, किसी चालक पर स्थित बल, किसी चालक में स्थित या आवेश, किसी चालक में स्थित निष्पत्ति का आवेश, किसी चालक में स्थित निष्पत्ति का आवेश तथा उसमें स्थित वैद्युत बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें बटे आया है तो इसलिए क्या लगाएंगे, प्रति लगाएंगे, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट होता है। फिर से क्या कहेंगे, यदि किसी चालक में स्थित, यदि किसी चालक में स्थित निष्पत्ति का आवेश, किसका, निष्पत्ति का आवेश, यदि किसी चालक में स्थित निष्पत्ति का आवेश तथा वैद्युत बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट होता है। भैया E बराबर मतलब F बराबर E/Q0 तो ये E बराबर F/Q0 F बराबर होता है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। तो अब इसका फार्मूला परिभाषा मात्रक क्या होता है, E बराबर F/Q0 लिखा आपने। तो F के बराबर में F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q0 का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि किसी चालक में स्थित वैद्युत बल तथा निष्पत्ति के आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अब ये बंद इसकी विमा,
इसकी विमा लिख लीजिए, इसकी विमा MLT माइनस 3 A इनवर्स होते हैं। MLT माइनस A इनवर्स होती है। MLT माइनस कितना है? A इनवर्स होता है। MLT माइनस और MLT माइनस माइनस 3 है भैया। MLT माइनस 1 A माइनस 3 MLT माइनस 3 A इनवर्स। भैया वही तो हम कह रहे थे, आप कह रहे नहीं। MLT माइनस 3 A इनवर्स A इनवर्स होता है। लगभग विमा सब तैयार उनका। वहाँ कमरिया गोले भैया चली का यो चल रहा है। उसके बाद डालिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लास्ट पे काम खत्म में। वैद्युत द्विध्रुव पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिख नहीं रहा वो आगे। कैमरामैन बता रहे। नहीं वो दिख नहीं रहा भैया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू D होता है। क्या होता है P बराबर? Q इंटू डी। Q इंटू D क्या होता है? P P बराबर बराबर 2। हाँ भैया, P बराबर 2। E बराबर P बराबर Q इंटू D से निकालिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो P बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव Q बराबर क्या होता है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। D बराबर का दूरी, वैद्युत क्षेत्र की दूरी, वैद्युत क्षेत्र की दूरी लास्ट है ना, फोटो से वैद्युत क्षेत्र की दूरी। देखो क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दूरी। तो क्या कहेंगे? किसी चालक में स्थित आवेश, किसी चालक में स्थित आवेश तथा दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? यदि किसी चालक में स्थित वैद्युत आवेश तथा दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर। और इसकी विमा क्या होती है? LTA होती है। क्या होती है? लिख लो इसका मात्रक कूलाम मीटर तथा विमा क्या होती है? LTA होती है। इसी करो हाँ? LTA इसका मात्रक क्या होता है? इसका मतलब कूलाम मीटर लिखा था। और इसकी विमा LTA होती है। क्या होती है? LTA होती है। इसके बाद दो चीजें बची हैं इसमें, रैखिक आवेश घनत्व और रैखिक आवेश वितरण। चलो आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व। बस हो गया। ठीक है, ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग कल इस पर MCQ क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड के लिए आप लोगों के इंपॉर्टेंट भी होंगे। एक एक लेसन लेते जाएंगे तो बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगी, अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।